ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध की। 7 दिन हो गए हैं, 1 हफ्ता हो गया और यह युद्ध थमने का नाम लेने के बजाय और ज्यादा भयंकर होता दिखाई दे रहा है, व्यापक और विकराल। और आलम यह है कि अब दुनिया 2 खेमों में बटी हुई साफ दिखाई दे रही है। यह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता दिख रहा है क्या? और एक कार्यक्रम मैंने किया था जिसमें आशंका मैंने जाहिर की थी कि यह युद्ध, यह जंग परमाणु रंग भी ले सकती है क्या? लेकिन अब बात उससे भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। क्या वर्ल्ड वॉर 3, तीसरे विश्व युद्ध की आहट लाउड एंड क्लियर सुनाई देने लगी है क्या? मैं फिर यहां दोहराना चाहूंगा, अंडरलाइन करना चाहूंगा, हम सनसनीखेज पत्रकारिता कतई नहीं करते कि आपको डरा दे, भयभीत कर दें, लोग बैठे हुए देख रहे हैं अरे क्या हो गया। पर यह क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है क्या? क्योंकि अब इजराइल की तरफ से हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, पर इजराइल ने जो हमले किए हैं वो परमाणु संयंत्रों पर, न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स जहां हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, उनको सीधा निशाना बना रहा है। शुरुआती दौर में भी बनाया। अमेरिका के बेड़े 7-7 देशों में इस इलाके के पहुंच गए हैं। दे आर वॉर रेडी, युद्ध की तैयारी के साथ। और अमेरिकी राष्ट्रपति वो तो लगता है कि जैसे किसी फिल्म के हीरो हैं, डायलॉग बाजी कर रहे हैं। और अजीबोगरीब, दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी के मुंह से अगर आप सुने इजराइल का समर्थन देने के लिए, उसका साथ देने के लिए युद्ध में घुस जाएगा क्या अमेरिका? वो कहते हैं आई मे डू इट, आई मे नॉट डू इट। और ऐसी बोली अब रास नहीं आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा अगर ऐसा किया तो आगे क्या नतीजे भुगतने पड़ेंगे आप खुद अंदाजा लगा दीजिए। साफ सीधे शब्दों में चेतावनी दी गई है कि इस युद्ध में मत घुसिए। अमेरिका को यह कह दिया गया। और यह कब कहा गया? जब व्लादिमीर पुतिन की चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग से एक मुलाकात हुई, एक बातचीत हुई, फोन पर बातचीत हुई और फिर यह बात कही गई है। यानी कि दुनिया 2 खेमों में बट रही है। अब इसमें सवाल यह होता है कि हम कहां हैं? यह बहुत अहम हो जाता है। अभी ऑल इंडिकेशंस आर कि भारत इजराइल के साथ है, यानी कि अमेरिकी खेमे की तरफ हम चले गए हैं। अपनी परंपरागत पोजीशन जो थी, रुख रवैया जो रहा है हमारा सालों से, उसमें बदलाव आ गया है। अब अपने हित साधने हैं तो बदलाव भी ठीक है, लेकिन बदलाव से क्या हमारे हित सध रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ लंच करते पाए गए। कल मैंने कार्यक्रम किया था। उससे पहले खबर यह आई थी कि हमारे प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र मोदी ने बिना लाग लपेट अमेरिकी राष्ट्रपति को बता दिया कि ना हम मध्यस्थता स्वीकारेंगे, ना स्वीकारी थी। और मुनीर से मिलने के बाद ट्रंप ने फिर कह दिया युद्ध तो मैंने रुकवाया। और मुनीर से लंच इसलिए किया क्योंकि उन्होंने नोबेल पीस प्राइज देने की पैरवी कर दी है ट्रंप की। तो ट्रंप इस बात पर इतने खुश हो गए, या ईरान को बॉक्स इन करने के लिए, सैंडविच करने के लिए पाकिस्तानी सरजमीन का भी अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है। तो वहां उनके हित तो सध रहे हैं, हमारे कहां? ईरान तो हमारा परंपरागत मित्र रहा है ना। तो हम क्या अटक गए, भटक गए, या हम फंस गए हैं? और यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा? यह डोनाल्ड ट्रंप हमारी संप्रभुता पर कब तक सवाल उठाता रहेगा? और क्लियर कट जवाब हम कब देंगे? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं इजराइल ईरान युद्ध की। 1 हफ्ता हो गया है और यह जंग परमाणु रंग तो ले ही रही है, लेकिन अब क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर हो गया है। इस शब्द का मैं दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूं। तीसरे विश्व युद्ध का, उसकी आहट क्या अब सुनाई देने लगी है?
इजरायल ने आज फिर एटमी रिएक्टर्स, परमाणु रिएक्टर्स को हमला बनाया, को निशाना बनाया, उन पर हमला किया। ये नतांजी नहीं, जो उनका प्रमुख न्यूक्लियर फैसिलिटी है, लेकिन साथ ही साथ इराक में जो हैवी वाटर रिएक्टर है, ये परमाणु संयंत्रों के लिए और यूरेनियम बनाने के लिए, उसे एनरिच करने के लिए, और वो जितना एनरिच होता है फिर उससे आप परमाणु हथियार भी बना सकते हैं। तो ऐसे केंद्रों को बाकायदा चिन्हित करके इजरायल हमले कर रहा है। 20 से ज्यादा एटमी ठिकानों पर बमबारी की गई है। अब ऐसा नहीं है कि ईरान भी चुप बैठा है, हालांकि नुकसान ज्यादा ईरान को उठाना पड़ रहा है, लेकिन इजरायल की दिक्कत यह है कि छोटा मुल्क है, 70 गुना बड़ा है ईरान। इजरायल छोटा इलाका है और वहां पर बसासत जो है, हैबिटेशन, वो लगभग हर जगह है। तो कहीं कोई मिसाइल दाग दे ईरान, नुकसान होना तय है इजरायल का भी, और वो नुकसान हो रहा है। तेल अवीव में भी, हाइफा जो उनका बंदरगाह है, वहां पर भी नुकसान हो रहा है। अब अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन खबर यहां तक सीमित नहीं है। अब दरअसल जो ये युद्ध विकराल रूप लेता दिख रहा है, व्यापक होता दिखाई दे रहा है, उसमें हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं, खेल दरअसल अमेरिका का है। अमेरिका सत्ता परिवर्तन चाहता है किसी भी कीमत पर, ईरान में जैसा इराक में किया था 2 दशक पहले। इजरायल तो मोहरा मात्र है, असल खेल वो अमेरिका कर रहा है। अब अमेरिका संकेत दे रहा है कि वो इजरायल के साथ इस युद्ध में कदमताल करता दिखाई देगा। आई मे डू इट, आई मे नॉट डू इट। अभी तो हीरो की भाषा बोल रहे हैं, फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन तैयारी कैसी है अमेरिका की, उसका एक अंदाजा मैं आपको दे देता हूं। जो ईरान के चारों तरफ मुल्क हैं इस इलाके में, और अरब मुल्क हैं, इसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू है, इस पर गौर कीजिएगा। इराक के असद एयरबेस पर अमेरिका के 2000 सैनिक मौजूद हैं। सऊदी अरब में फाइटर जेट और 35,000 से ज्यादा सैनिक हैं तैनात अमेरिका के। कुवैत में 5,000 मरीन कमांडो हैं और 2 बड़े एयरक्राफ्ट्स भी खड़े हैं। बहरीन में अल उबैद एयरबेस पर जेट रीफ्यूलिंग सर्विस, ये मैंने आपको दर्शकों बताया था, F-16 जो विमान है उनकी तादाद ज्यादा है इजरायली एयरफोर्स में, और वो 1000 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूलिंग जा नहीं पाएंगे। तो रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स भी आ गए हैं अमेरिका से। जॉर्डन के अम्मान में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं, और यूएई में 3 बेस पर अमेरिकी सैन्य प्रेजेंस देखी जा रही है, और 6000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तो यह पूरी तैयारी है कि पूरी बमबारी कर दी जाए, नेस्तनाबूद कर दिया जाए अलग अलग ठिकानों को। सैन्य अधिकारी वो ढेर हो गए हैं, परमाणु वैज्ञानिक चिन्हित करके टारगेट किए जा रहे हैं। पर क्या ये इतना आसान होगा कि वो गए जी और बमबारी की 24 घंटे 48 घंटे और वापस आ गए, तबाह, ईरान तबाह, जैसे इराक तबाह कर दिया था। अब रूस की भी एंट्री हो गई है और चीन की भी। रूस ने, और शब्दों का जो चयन किया गया है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, तो शब्द आपको बताता हूं। अभी कुछ देर पहले की यह खबर है, रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में 2 टूक अमेरिका को क्या कहा है। वी वुड लाइक टू पर्टिकुलरली वॉर्न वॉशिंगटन अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन इन द सिचुएशन। वॉर्न शब्द, हम चेतावनी देना चाहेंगे अमेरिका को, दखल ना दे इस युद्ध में। एनी यूएस मिलिट्री एक्शन वुड बी एक्सट्रीमली डेंजरस स्टेप विद ट्रूली अनप्रेडिक्टेबल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। यह बेहद ही खतरनाक भी होगा अगर यह कदम उठाया गया, और इससे ऐसे असरात, ऐसे नतीजे निकलेंगे, इतने नकारात्मक होंगे जिनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता फिलहाल। तो ऐसी भाषा का
आकलन आप क्या करेंगे दर्शकों? और इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने काउंटरपार्ट, चीनी काउंटरपार्ट शी जिनपिंग से फोन पर बात की। यानी कि दुनिया दो खेमों में साफ बढ़ती दिखाई दे रही है। अब ये सारे अरब मुल्क जिनका मैंने जिक्र किया, जहां पर अमेरिकी सैन्य एयरबेसेस भी बन गए हैं, वहां पर इनके सैनिक मौजूद हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं ईरान की तरफ, ये सब मुल्क अमेरिका के साथ दोस्ताना रुख रवैया तो इन्होंने अपनाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कार्रवाई हो रही है ईरान के खिलाफ, वो मुस्लिम ब्रदरहुड की फीलिंग भी दोबारा से मजबूत होती दिखाई दी है। और ये कह रहे हैं अब भाई इजराइल जो कर रहा है ईरान के साथ वो गलत है। यूएन की सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन तो खैर इजराइल कर ही रहा है, खुद न्यूक्लियर वेपन है, दूसरे को बनाने नहीं देगा। एनपीटी खुद साइन नहीं करता, भाई वो क्यों नहीं कर रहा? मेरे अस्तित्व पर खतरा है, वो किसी के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं है। और ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम किसके लिए हो जाते हैं? हमारे लिए, भारत के लिए, क्योंकि इजराइल भी हमारा देश है, हमारा दोस्त है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। रक्षा सौदे हो रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में हथियार जो इस्तेमाल हुए काफ़ी तादाद में इजराइल से आए थे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कृषि क्षेत्र में सहयोग हो रहा है। पर ईरान तो हमारा दशकों पुराना पारंपरिक मित्र है। 1994 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जब पूरा वो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले थे, तो ईरान ने भारत के साथ सुर बुलंद किया था। चाबहार बंदरगाह है या रुपए के बदले ही तेल देने का काम ईरान ने किया था भारत के मुश्किल वक्त में। पर हमें हित साधने होते हैं और साधने चाहिए। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो क्या अमेरिका के साथ जाकर हमारे हित सध रहे हैं? वो अमेरिका जो लंच पर बुलाता है उस जिहादी जनरल आसिम मुनीर को, और उसके बारे में क्या कहते हैं वहां के राष्ट्रपति कि ये तो कमाल का देश है, इट्स एन ऑनर। और वहां की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी कहती है राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की है। अब इसमें दो बातें, कल तो हम बता रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे थे ना हमने मध्यस्थता स्वीकारी है ना स्वीकारेंगे, और मुनीर कह रहे हैं कि नहीं भाई रुकवाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा इस मुलाकात में, हां मैंने रुकवाया युद्ध। तो हम अमेरिका के साथ जाके हित साध रहे हैं। अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ अपने हित साध रहा है, वो वहां पर भी उनके जमीन को ईरान पर संभावित हमले के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। तो हम कहां खड़े हैं, इस पर होगी आज की चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, और पहला सवाल, ये तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज गई है। क्या ईरान इजराइल पर दुनिया बजी तीसरे विश्व युद्ध की घंटी, और अमेरिका का पाकिस्तान प्यार, देश में सियासी तकरार, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये हमारे से भी अब क्या पूछा जाएगा। चर्चा में मेरे साथ देश के फॉरमोस्ट एक्सपर्ट्स हैं, डिप्लोमेसी के भी, मिलिट्री ऑपरेशंस के भी और पत्रकारिता के भी। मेरे साथ देश के विदेश सचिव रह चुके हैं शशांक जी हैं, एक और विदेश सचिव रह चुके ब्रिलियंट डिप्लोमैट कंवल सिब्बल साहब, वो भी जुड़ेंगे। टू वेरी ब्रेव सोल्जर्स, मेजर जनरल यशमोर रिटायर्ड, और न्यूक्लियर वॉरफेयर में इनकी एक्सपर्टीज भी है, स्टूडेंट हैं ये उसके। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड, मेरे साथ स्टूडियो में है, और जो देश का तिरंगा लहराता है सियाचिन पर, सबसे पहले इन्होंने लहराया था। और दो पत्रकार मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह, विदेश नीति को ट्रैक करते हैं, राजनीति को भी ट्रैक करते हैं,
और दिबांग इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। लेकिन जनरल कुलकर्णी, पहला सवाल तो आपसे, ये जैसी तैयारी हो रही है और जैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, रूस धमका रहा है, चेतावनी दे रहा है अमेरिका को, अमेरिका तैयारी कर रहा है इजराइल के साथ टू बॉम्ब ईरान, वर्ल्ड वॉर 3 की आहट लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रही है क्या? थैंक यू वेरी मच संदीप जी। मैं कहूँगा कि ये जो बार बार हम बात करते हैं तीसरे महायुद्ध की, ये तीसरा महायुद्ध वैसे नहीं होगा जो पहला महायुद्ध या दूसरा महायुद्ध हमने देखा। ये अलग प्रकार का महायुद्ध है जिसमें हर कोई कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और जबरदस्त प्रभावित नहीं, मैं होगा। ये इसलिए पूछ रहा हूं, देखिए रशिया और यूक्रेन में 3.25 साल हो गए, जंग चल रही थी, उस टाइम भी आशंका जाहिर की गई वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो जाएगा, नेटो समर्थन कर रहा था यूक्रेन का। ये अलग हो गया है क्या, और इसमें खेमेबंदी लामबंदी लाउड एंड क्लियर दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल, जैसे आप कह रहे थे, कई बार लोग बोलते हैं कि अमेरिका से दुश्मनी भली बनस्पत दोस्ती, कई बार लोग कहते हैं, और हम लोगों ने खुद भी सुना देखा कि किस प्रकार से ट्रंप ने अपने पहले टर्म में क्या कहा कि पाकिस्तान ने उनको लगातार बेवकूफ़ बनाया और अरबों डॉलर उनसे लिए, और आज वही उनके जो खाना खिला रहे हैं, उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और प्रेस रिलीज हो रहे हैं ये, और कह रहे हैं मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, प्यार का इजहार किया जा रहा है। बिल्कुल, तो आप जैसे बार बार कहते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, बट देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। तो इसलिए भारत के लिए भी जबरदस्त हम लोगों को अपने तरीके से कार्रवाई करनी है, हमने अपने परमानेंट इंटरेस्ट देखने हैं, हम किसी के साथ नहीं, लेकिन अपने पारंपरिक संबंध ईरान के साथ हैं, और आज भी भारत के अंदर जो पारसीज हैं वो नहीं, एससीओ हमले की निंदा करता है सर, तो हम एससीओ से अलग हो जाते हैं। G7 इजराइल का पूरा समर्थन करता दिखाई देता है, हम वहां खड़े होते हैं, तो देयर इज बीन अ क्लियर चेंज इन आवर फॉरेन पॉलिसी। ये कहने में तो कोई मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। नहीं, अब नुआंस की बात नहीं रह गई, या हम इजराइल के साथ खड़े, इजराइल के साथ भी हम खड़े हैं और इजराइल भी भारत के साथ हर हमेशा खड़ा दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम देखते हैं कि और इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा और अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो इट्स थोड़ा जटिल हो गई है, इट्स अ catch-22 सिचुएशन, कौन किसके साथ खड़ा है पूरा। पर मिलिट्री पहलू पर आते हैं, ये आई मे डू इट आई मे नॉट डू इट, वो हीरोगिरी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पर ये जो मुल्क हैं इराक, सऊदी, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, यूएई, वहां पर इनके बेसिस भी हैं, वहां पर इनके सैनिक भी आ गए हैं और जहाज भी आ गए हैं। तो इशारा क्या है, संकेत क्या है जनरल साहब? उनके बेड़े पहुंच गए, उनके बेसिस हैं, अमेरिका पूरा तैयार है। इजराइलीज के पास जो इक्विपमेंट है, कंप्लीट कंपैटिबिलिटी है अमेरिकन इक्विपमेंट के साथ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंप्लीट एयर डोमिनेशन ईरान के ऊपर है आज की तारीख पूरे एयर स्पेस पर ही, पूरा सिर्फ ईरान क्या, इराक, जॉर्डन, सीरिया, ये सब वहां से आ रहे हैं ना उनके जहाज। 1500 किलोमीटर की दूरी से आना, मिड एयर रिफ्यूलिंग करना, टारगेट्स को एंगेज करना, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, न्यूक्लियर उनके लेबोरेटरीज को बर्बाद करना, उनके वहाँ पे असैसिनेशंस करना, मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म करना, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ख़त्म करना, मिलिट्री इक्विपमेंट को बर्बाद करना, एयर डिफेंस को यूएन सैंक्शंस, जितनी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, सबकी बखियां उधेड़ रहा है इजराइल, कोई शक नहीं। पर उसके बावजूद भी आज की तारीख में जिस प्रकार से तेल अवीव के ऊपर हमला हो रहा है, मुझे लगता है इजराइल को अब या तो जबरदस्त हमला करना पड़ेगा, कुछ भी हो, आर या पार की लड़ाई। अगर आर या पार में ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स फैसिलिटीज पर हमला, रिसाव, परमाणु रिसाव, और अभी हमें पता नहीं कि उनके पास हथियार हैं भी या नहीं है। ये बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि IAEA ने भी कहा है और CIA ने भी उनके राष्ट्रपति को कहा है कि ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर, तो ये बहुत बड़े संकट में तब्दील हो सकता है कि ये न्यूक्लियर बम, एक ये कहना भाई 48 घंटे में कर दिया, यू जस्ट बॉम्ब देम, कम बैक, और तबाह हो गया। ये यूक्रेन के बारे में भी कहा जा रहा था, यूक्रेन गले की हड्डी बन गया है पुतिन के लिए। एंड द अमेरिकन्स हैव सफर्ड एन एम्बैरेसमेंट इन इराक, दे हैव सफर्ड। इराक में घुसे, सदाम हुसैन को मारा ये कह करके कि वहां पे न्यूक्लियर है, और वहां पे कुछ भी नहीं मिला, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो इन एनी केस जो ये बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। पर एक स्विफ्ट मेजर बड़ा मिलिट्री एक्शन रूल आउट नहीं हो सकता।
होएगा ही नहीं, क्योंकि अगर अब होगा कि नहीं होगा, वो जबरदस्त मिलिट्री रिएक्शन होगा होगा होगा। क्यों होगा? अगर नहीं होगा तो तबाह होगा इजराइल। उसके बाद क्या शांति हो जाएगी, या फिर रूस, चाइना, ये सब लोग, सीरिया, वो क्या खामोश बैठे रहेंगे? रूस का 300 अरब डॉलर का 20 साल का गैस का संधि है ईरान के साथ। चीन की 400 बिलियन डॉलर की 30 साल के लिए संधि है ईरान के साथ। अगर तेल वहां से नहीं जाता है, जो उनके टी पॉट रिफाइनरीज हैं चाइना के अंदर, यूएस की सैंक्शंस प्रतिबंध के बाद सबसे ज्यादा तेल तो चाइना जा रहा है, ईरान का जो प्रोडक्शन 100%, सबसे ज्यादा 100% तेल जा रहा है। चीन ही उठा रहा है, क्योंकि चीन परवाह नहीं करता किसी सैंक्शन की, चीन उठा ले रहा है, तो वो तेल तो वहां से भी रिएक्शन आएगी। सब जगह ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है, अमेरिका को दूर रखा जा रहा है, नहीं तो चीन मारा जाएगा, रूस मारा जाएगा। तो इस हिसाब से कहा गया है। लेकिन इजराइल के पास आज की तारीख में टोटल एयर डोमिनेशन होने के कारण, एयर सुप्रीमेसी होने के कारण, पर बहुत से जानकार जनरल साहब ये भी कह रहे थे कि इजराइल अपने दम पर 8-10 दिन से ज्यादा युद्ध नहीं कर पाएगा। क्या ये एक हकीकत है? और इसीलिए अब ये 7वां दिन हो गया, तो अब अमेरिका तैयार कर रहा है, वो अलग से पुश देने के लिए सपोर्ट स्टाफ जो होता है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ये देखिएगा कंपैटिबिलिटी, मैंने जैसे कहा अमेरिकन इक्विपमेंट और इजराइल इक्विपमेंट का, इजरायलीज को अमेरिकन इक्विपमेंट इस्तेमाल करने में कोई मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता है, वो वही इक्विपमेंट है। तो ये कहना कि उनके पास, हाँ इजराइल के पास अपना रिजर्व हो सकता है 8 दिन का हो, पर अमेरिका उनको देता रहेगा, अमेरिका सप्लाई करता रहेगा, जैसे अमेरिका और इसीलिए अमेरिका ने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। क्या अब ये कूटनीतिक कितना बड़ा संकट पूरी दुनिया पर आ गया है शशांक जी, क्योंकि अब ये खेमेबाजी तो सीधी हो रही है। और शब्दों का जो इस्तेमाल किया मैंने, इसीलिए शब्द है वो वर्ड्स भी दर्शकों को बताया, आप इन्हें बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। हम कहां खड़े हैं? देखिए, इस समय स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि आगे देखिए 48 घंटों के अंदर कुछ निर्णय लेंगे कि बॉम्ब करूंगा या नहीं करूंगा। जो रूस और चीन अभी तक थोड़ा चुप बैठे थे, शांत बैठे थे, और ट्रम्प साहब से बात भी करी बीच में प्रेसिडेंट पुतिन ने, लेकिन हाल में जो ट्रम्प ने उनको कहा कि पहले आप अपना हिसाब तो निपटा लीजिए यूक्रेन से, उसके बाद में मिडिल ईस्ट के बारे में बात कीजिए। तो मुझे लगता ये है कि उससे पुतिन साहब को बहुत बुरा लग गया, और उन्होंने जो है चीन के नेताओं से बात करी है, और इस प्रकार से जो उन्होंने कड़ा रिएक्शन दिया है रूस की तरफ से। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि ये कि तीनों बड़ी ताकतें जो हैं वो आपस में ईरान के ऊपर किसी वजह से भिड़ जाएंगी और अमेरिका नहीं, ये इतनी ट्रूप मूवमेंट, डिप्लॉयमेंट, ये जंगी जहाज, बेड़े जो हैं, समुद्री बेड़े और सैनिकों की तैनाती, मतलब इसको इग्नोर तो हम नहीं कर सकते ना। ये नॉर्मल मूवमेंट तो नहीं है शशांक जी। ये तो तैयारी पूरी कर ली गई है कि, और ट्रम्प साहब ने कह भी दिया है कि जो मेरे CIA ने मुझे रिपोर्ट दी थी अब वो बात बदल चुकी है, मेरे पास अब पूरी रिपोर्ट है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके पास। इजराइल ने भी यही बोला है, और इजराइल ने कहा है कि हम उनके न्यूक्लियर वेपन अगर उनके पास हैं ईरान के पास, तो उनका हमेशा से स्लोगन रहा है डेथ टू इजराइल। तो हम इंतजार तो नहीं करेंगे कि नहीं, इनकी बातों को कितनी गंभीरता से ले सकते हैं शशांक जी। वो इराक में भी वो दरअसल मुद्दा था सत्ता परिवर्तन का, सद्दाम हुसैन को वहां से बेदखल करना था, उसको खत्म करना था, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है जी, एंड इराक वाज बॉम्ब्ड और निकला कुछ नहीं, खुदा पहाड़ निकली चुईया। बाद में वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मिल पाए क्या, या वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाए गए क्या? नहीं, देखिए बात ये होती है कि जब लड़ाई का माहौल बनता है तो इसमें फेक नैरेटिव्स भी बहुत सारे बन जाते हैं। लेकिन अब कौन निर्णय करने वाला है, आप या हम निर्णय करेंगे इस बात का, या जो सामने से लड़ाई करने को तैयार बैठा हुआ वो निर्णय करेगा? तो इसमें जैसे हमारे पड़ोस के देश है पाकिस्तान, उसके जो मिलिट्री लीडर है उसने सोच लिया कि उनके साथ में, राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ में खाना खाना ज्यादा अच्छा है, और उनसे जो पैसे मिल सकते हैं आगे वो पैसे ले लेंगे, क्योंकि ही इज कॉलिंग हिम, आई थिंक हिज मिलिट्री लीडर्स हैव कॉल्ड हिम एज अ फेनोमेनल लीडर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाह रहा था, क्या नहीं करना चाह रहा था, वो मक्खन भी लगा रहा था कि भाई शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया जाए, पर न्योता तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने जो किसी पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष के साथ लंच करते दिखाई दिए, और फिर कहते हैं मुझे बड़ा प्यार है, और प्यार के साथ पाकिस्तान से प्यार है ये भी कह दिया।
35 मिनट कल हमारे प्रधानमंत्री से बात हुई, हम पूरी मीडिया ने वो खबर चलाई भी। विक्रम मिश्री साहब आपकी तरह है, आप भी जैसे देश के विदेश सचिव रहे, उन्होंने बताया कि हमने 2 टूक कह दिया कि ना हम मध्यस्थता स्वीकारेंगे, ना हमने कभी स्वीकारी थी, और वो बोल रहे हैं नहीं मैंने युद्ध रुकवाया। तो ये हमारे लिए तो उलझन हो जाती है ना थोड़ी सर, कि नहीं? नहीं, उन्होंने हमारी बात मान ली है कि भारत में तो प्रधानमंत्री ने ही काम किया है, लेकिन पाकिस्तान के मसले पे उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे जो है पाकिस्तान को बात करी और पाकिस्तान ने मुझे बताया कि ये 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए, और उन्होंने मेरा नाम अब रिकमेंड कर दिया है नोबेल प्राइज के लिए। समझदार तो लोग ये भी बात बता दिए उनकी तरफ पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान बहुत समझदार मुल्क है, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक कमेटी की अध्यक्षता मिल जाती है, दूसरे की उपाध्यक्षता, दोनों आतंकवाद से जुड़े हुए, उनके कटोरे में पैसे भी डल जाते हैं सर। तो इसमें कूटनीतिक जो ये सियासी तकरार हो रहा है, मैं सियासी सवाल आपसे नहीं पूछना चाहूंगा, लेकिन हमारी विदेश नीति की अग्नि परीक्षा भी हो रही है क्या आज के दौर में? देखिए, अग्नि परीक्षा तो विदेश नीति में हमेशा से ही होती रहती है। जिस समय आपको याद होगा कि सोवियत यूनियन खंड खंड में बदल गया था, तो भारत ने उसके बाद में सबसे पहले क्या किया? चीन से अपने रिश्ते सुधारे, दूसरा इजराइल से रिश्ते सुधारे, अमेरिका से रिश्ते सुधारने का प्रयास किया, जो कि जाके बाद में फर्स्ट स्टेप्स हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, और धीरे धीरे वो ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और क्वाड की मेंबरशिप बन गई है। लेकिन अभी भी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जो पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर नॉन नेटो एलाई माना गया है, यानी कि नेटो को जो हथियार मिलते हैं वो सब पाकिस्तान को मिल सकते हैं। और अभी तो यह भी बात चली है कि पाकिस्तान के अंदर जो परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं, वो भी अमेरिका भी उसमें थोड़ा योगदान रहा है, चीन का तो रहा ही है। तो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, और वो अंग्रेज करके चले गए हैं उसको, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि ये महात्मा गांधी और नेहरू और ये जितने भी लोग हैं भारत के लीडर, ये सारे के सारे थोड़ा लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन है, थोड़ा सा पब्लिक उसको ओरिएंटेशन करना चाहते हैं। तो हमको चाहिए कुछ बीच में ऐसा आदमी जो हमारे जो आगे के फ्यूचर के ऑयल ट्रेड के मसले पर और जो हमारे फ्यूचर एनिमीज होने वाले हैं उसमें मदद कर सकता है। तो ये तो बहुत पुरानी 70 साल की पॉलिसी है, और जो उनके नेता थे जिन्ना वगैरह वो सब एक 2 नहीं, साल पर के अंदर इसमें निकल गए। सर आपको क्योंकि कहीं और भी जाना है, आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए हम अपने हित साधेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, पर क्या अब हम दरअसल सीधे सीधे अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ दिख रहे हैं? ईरान जो हमारा पारंपरिक मित्र रहा है उसको हमने अबेंडन कर दिया, ये संदेश तो जा रहा है ना? देखिए, ईरान को तो हमने अबेंडन कर दिया था जब ट्रंप साहब ने अपने पहले कार्यकाल में हमसे बोला कि आप वहां से तेल लेना बंद कर दीजिए। हमने तेल लेना बंद कर दिया। वो तो खाली जब रूस का मसला आया तो हमने रूस के मसले पर उनकी बात नहीं मानी और वहां से तेल लेना जारी रखा, और फिर यूरोप को भी हमने सप्लाई किया प्रोसेस करके। तो एक प्रकार से जो है हमने जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हम जहाँ रहते रहे हैं, पहली बार में हम बात मान गए, दूसरी बात में फिर अपना रास्ता निकाला कि अपनी इकोनॉमी को खराब नहीं करना है, अपने लोगों की जो जरूरत है उनको पहले पूरा करना आवश्यक है। तो ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भारत के लीडरशिप के साथ में ये जिम्मेदारी बनती है कि भारत की जनता का सबसे पहले ध्यान रखें, उसके बाद में औरों का ध्यान रखें, देखें कि किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एंगल देखना बहुत आवश्यक है। नहीं, वही मैं तो उसी मानवीय पहलू पर आने वाला था। 60,000 लोगों को, जिसमें बहुत सारी महिलाएं और बच्चे हैं, नादान बच्चे, उनको खत्म कर दिया गया, उनको मार डाला गया गजा में। हम क्या अपनी पुरानी पॉलिसी बिल्कुल ही हम खामोशी अख्तियार कर लेंगे? पुरानी अपनी नीतियों को बिल्कुल हम अबैंडन कर देंगे क्या शशांक जी? देखिए, अभी तक तो ऐसा भाई साहब कि वो निकल चुका है काफी रिसर्च करके कि अंग्रेजों के समय में 1947 तक 100 मिलियन से ज्यादा, यानी 10 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को मारा गया। और विंस्टन चर्चिल कह के चले गए कि भारतीय बहुत ही बीस्टली हैं, रैबिट्स की तरह बीट करते हैं, उनको मारना ही जो है सबसे बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन अंग्रेज इस समय हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हम उनके साथ में फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो गाजा का तो हम परवाह कर रहे हैं 60,000 लोगों की, अपने जो हमारे 10 करोड़ मर गए या उससे पहले जो मुस्लिम्स ने यहाँ पे कई करोड़ों को मार दिया, उसकी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं वो तो हमारे दोस्त हैं, उनके साथ में नहीं, पर हम जिनकी चिंता कर रहे हैं, जिनके साथ हित साध रहे हैं, वो ज्यादा हित हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ कदम ताल भी कर रहे हैं। ठीक बात है, पाकिस्तान के साथ में कर रहे हैं, लेकिन खास करके भारत के मसले पर हम ये चाहते हैं। पहले भी जब उन्होंने F-16 दिया था
हमने अमेरिका से कहा कि आज तो गलत बात आप कर रहे हैं, आप F-16 दे रहे हैं, कम से कम उनको डिजिटल अटैक करने की कैपेबिलिटी मत दीजिए। तो वो बात मान गए थे। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि अगर डिजिटल हम दे देंगे तो उनको विदाउट पायलट भी वो आपके सब ठिकानों को उड़ा देंगे। अब वो हालात बदल चुके हैं। तो अमेरिका के मतलब साथ यहाँ में ध्यान पर रखना, ये अपने हितों की दरअसल रक्षा करनी है। ये हित कौन ज्यादा बेहतर साध पाए उस पर भी आ गई है कूटनीति की लड़ाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमल सिब्बल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, देश के विदेश सचिव वो भी रह चुके हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप की भाषा, उनके स्वैगर का जिक्र करना चाहूंगा कि आई मे डू इट, आई मे नॉट डू इट। अभी खबर ये आ रही है कि नहीं, वो वॉशिंगटन स्ट्रीट जर्नल ने वो खबर छापी कि भाई ट्रंप ने हामी भरी तब ये हमला हुआ कि दे डोंट नो एनीथिंग। ट्रंप, उनकी बोली, उनका तौर तरीका, वो क्या इशारे दे रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है? कमल साहब। ये तो किसी को भी जानकारी नहीं है कि उनके मन में क्या है। उनकी कोई जो डिसीजंस हैं वो स्थिर डिसीजंस हैं, वो चेंज करते रहते हैं अपनी डिसीजंस को हर मिनट। जैसे उनको लगता है कि भाई कुछ ऑपोजिशन हो रही है तो पीछे हट जाते हैं, अगर लगता है कि भाई मौका है कि हम किसी चीज़ का क्रेडिट ले सकते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो वो अपने तौर से एक्सप्लेन ये करते हैं, ये आर्ट ऑफ द डील है कि मैं मैक्सिमम प्रेशर डालूंगा, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं है कि जो मैं कहता हूं उसको मैं अमल करूं, लेकिन ये तो प्रेशर पॉइंट है और दूसरी पार्टी पर दबाव है, तो उसके बाद जो भी फैसला हो सकता है मैं मानने को तैयार हूं। ये उसका तरीका है। लेकिन ये ऐसा है कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका है, यूएस प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है, तो उसको रिस्पॉन्सिबली बात करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स करनी चाहिए। कोई जियो पॉलिटिक्स का भी उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन वो इतना इरेटिक है, इतना इम्पल्सिव है, इतना नार्सिसिस्टिक है, वो जो भी मन में आता है कह देता है। और उसकी आप लैंग्वेज देखिए, उसमें नहीं, कोई पूरी डिप्लोमेसी नहीं दुनिया है। को एक स्टेज मान लिया है। वही वो रिंग मास्टर हैं ना सर, जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, रिंग रिंग मास्टर मास्टर है, तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो ये हम जा किस तरफ रहे हैं फिर? इट बेग्स दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। देखिए, रिंग मास्टर तो हैं, लेकिन प्रेस्टीज बहुत गिर रहा है अमेरिका का। इससे प्रेस्टीज नहीं बनती। ठीक है, इनके पास इतनी पावर है, लोग डरते हैं कि भाई ये वाकई ये कुछ रिटेलिएशन कर दे तो हमें नुकसान हो सकता है। हमें भी ये शंका है, इसलिए हम कई कंट्रीज टॉलरेट कर रही हैं। देखिए, यूरोप के साथ देखो इनका कैसा वार्ता रहा है। एलाइज हैं, कई डेकेड से एलाइज हैं। हर जो यूनाइटेड स्टेट्स की वॉर हुई उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। अब उनको ये धक्का मार रहे हैं, सबके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए हैं और भी थ्रेटन कर रहे हैं। अब G7 में देखिए, G7 में एक तो ये जल्दी चले गए वापस, और बाकी जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं इशू हो पाई, कम्युनिके नहीं हो पाया। मैं देख रहा था कि जब इटली में G7 मीटिंग लास्ट ईयर हुई तो 240 पैराग्राफ से जॉइंट स्टेटमेंट कम्युनिके में। इस दफा कम्युनिके भी इशू नहीं कर पाए, छोटी सी जॉइंट चेयर समरी इशू की। नहीं, थोड़ा किसी ने आईना दिखाया है दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को पिछले कुछ दिनों में, या उनकी नई प्रेसिडेंसी में, वो दरअसल प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने दिखाया। बाकी जगह तो ये थोड़ा रफ शॉल्ट कर भी लेते हैं। नहीं, कार्नी ने शुरू तो दिखाया, मैं मानता हूं। लेकिन जब ट्रंप वहां आए, आपने देखा कि क्या कार्नी ने कहा कि भाई ये G7 आपके बगैर तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, आप ही लीडर। इतनी फ्लैटरी कर रहा था, इतना उसको पॉलिश कर रहा था कि भाई आपके बगैर नहीं, तो फ्लैटरी कुछ तो भी नहीं है। सर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी की, लेकिन उससे लंच में उसे तब्दील कर दिया जाए। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति किसी सेना अध्यक्ष पाकिस्तान के, उसके साथ लंच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मुझे बेहद प्यार है। तो ये भारत, डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, और भारत की दोस्ती, फिर हम कहां खड़े हैं सर? देखिए, इसी के बारे में, पाकिस्तान के बारे में फर्स्ट टर्म में ये क्या कहा कि भाई इनको हमने $32 बिलियन दिए हैं, लेकिन इन रिटर्न हमें लाइज एंड डिसीट मिले हैं। एक और भी इनकी स्टेटमेंट है पाकिस्तान के खिलाफ, बड़ी कड़ी स्टेटमेंट है पाकिस्तान के खिलाफ।
और अब कहते हैं आई लव पाकिस्तान। तो भाई इसकी रियल फीलिंग क्या है, रियल असेसमेंट क्या है? क्या कोई बिजनेस डील हो गई है जिससे नहीं तो इनको भारतीय उसका विदेश प्रभाव पड़ गया? नीति, भारत सरकार, क्या कोई तरीका नहीं है? कमल सिब्बल साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखिए, देखिए, अगर जब इनके एक सेकंड सर, इनके जब अपने ये allies, लगातार देखिए सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मैंने वॉर रुकवाया, मैंने मध्यस्थता की, हमारी जो स्टेटेड पॉलिसी है, हमारी जो सॉवरेंटी संप्रभुता है, उसमें दखल दे रहे हैं ना सीधे सीधे। ट्रंप का दावा तो ये इशारा करता है, तो व्हाई डोंट वी जस्ट टेल हिम टू शट अप? या देयर इज नो वे वी कैन स्टॉप हिम? देखिए, दो बातें हैं। एक जो विक्रम मिश्री ने स्टेटमेंट दी, वो जो आप कह रहे हैं वही था कि शट अप। काफी स्ट्रांगली उसको रिफ्यूट किया, उसमें रिस्क भी था, क्योंकि ये इतना नार्सिसिस्टिक ईगोइस्टिक आदमी है कि इसको स्नब किया जाए पब्लिकली, इसकी रिटेलिएशन भी हो सकती है। लेकिन हमने सोचा कि टाइम आ गया है कि हम ये स्पष्ट रूप से कह दें कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। ना कोई ट्रेड की बात थी, ना कोई मीडिएशन की बात थी, और आपका कोई इसमें हिस्सा ही नहीं था। बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया है। देखिए देखिए, अगर इन्होंने इंडिया के ऊपर स्पेसिफिकली इफ ही हैड डन दीज थिंग्स टुवर्ड्स इंडिया, आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई हमारी जो पॉलिसी है उसमें कुछ कमी आ गई है। लेकिन ये हर कंट्री के साथ, अपने एलएस के साथ भी यही कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि इंडिया को, देखिए तो दूसरी डोनाल्ड बात ट्रंप ये के देखिए। सर, आखिरी सवाल नहीं, आप एक बात आपसे। सुनिए, एक बात सुनिए। हाँ प्लीज एक प्लीज important कैरी बात ऑन है। सर। इसने पर्सनली मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी लीडर्स के खिलाफ क्या कहता है? वो जब जर्मन चांसलर मिलने आया, उसको इस तरीके से कहा कि भाई तुम तो नाजी के डिसेंडेंट्स हो। G7 मीटिंग में उसको कह दिया फ्रेंच प्रेसिडेंट को कि भाई तुम तो पब्लिसिटी सीकिंग हो। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई आप तो 51st स्टेट बन जाओ, तो आप तो वैसे सर्वाइव ही नहीं कर सकते हमारे बगैर। तो आखिरी अच्छा, सवाल जब बांस सर, बांस आपने जो ये सनक में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग की जो सनक है, वो क्या तीसरे विश्व युद्ध में धकेल रही है दुनिया को? हो सकता है, क्योंकि एक तरफ ये कहता है कि मैं पीस मॉन्गर हूं, दूसरी तरफ ये वॉर मॉन्गर भी है। अब देखिए, इसने गाजा में कुछ नहीं किया, अब ईरान में ये कह रहा है कि हमें मालूम है, हमें मालूम है कि खामेनी कहाँ है, अभी उसको नहीं मारेंगे, जब समय होएगा तो मार देंगे। ये कोई शब्द हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को कहने चाहिए? किसी को भी कहने चाहिए? ये नॉर्मलाइज कर रहा है कि असैसिनेशन, पॉलिटिकल असैसिनेशन ऑफ फॉरेन लीडर्स ऑफ कंट्रीज विद व्हिच यू हैव डिफरेंसेस इज नॉर्मल। ये तो किसी कल फिर पुतिन काउबॉय के मैं मूवी ज़ेलेंस्की को से, मार एक दूंगा। वेस्टर्न मूवी से कुछ ज्यादा इंप्रेस दिखाई देते हैं। आपने वक्त निकाला कमल सिब्बल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल मोर, अब सवाल ये है, तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो दिखाई दे रही है, पर ये जंग परमाणु रंग अब लेगी ही लेगी क्या? ये कहा जा सकता है जिस तरह से नतान्ज हो, चाहे अराक का हैवी वाटर रिएक्टर हो, चुन चुनकर 20 एटमी ठिकानों पर हमले कर रहा है ईरान के इजराइल। देखो संदीप, अभी भी वो स्टेज आई नहीं है मेरे हिसाब से कि कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा ईरान पर, या ईरान की तरफ से जो है, अगर उन्होंने ले लिया है बॉम्ब या कोई उनको सप्लाई करेगा, वो मुझे सिचुएशन लगती नहीं है। लेकिन सिचुएशन क्यों खराब लग रही है कि इतनी कंफ्यूज्ड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप तो उसने एक तरीके से पूरी दुनिया को वैंडलाइज कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी को, ट्रेड टैरिफ्स को लेके, और अनप्रडिक्टेबिलिटी को लेके, अनकन्वेंशनल और बहुत ही बेवकूफ़ी वाले बयान करने की जो उनकी आदत है, वो एकदम जाहिर हो रही है। तो न्यूक्लियर ऐसे का आदमी मुझे का हम साथ देते भी दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती होगी क्या? अभी जो कमल सिब्बल साहब कह रहे थे, और वो देश के विदेश सचिव रह चुके हैं, कि नार्सिसिस्टिक आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है, सनकी है, ऐसे व्यक्ति के साथ हम खड़े दिखाई दे रहे हैं जनरल मोर। इस हकीकत दुर्भाग्य से रहा भी हमें हमारा। इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक्चुअली हमारा दुर्भाग्य रहा है जिस तरीके से हमने, मतलब वी हैव बेंट बैकवर्ड्स टू प्लीज यूएस। जिस तरीके से हम वो इनवाइट के लिए हमने जो एक तरीके से गुहार लगा रहे थे, और फिर कैसे हमारी आई थिंक पूरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कनाडा में, पर वहां पर अमेरिका के लिए न्योता दिया तो वो मना कर दिया था। और नहीं तो होता, ऐसा भी हो सकता था, ऐसी आशंका कई लोग जिनसे मैंने बात की, कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी को बुला लें, उधर आसिम मुनीर को भी, और फोटो निकाल दे।
डोनाल्ड ट्रंप। वो तो हमारे लिए बहुत ही कैटेस्ट्रॉफिक होता। और एक्चुअली सारी चीज जब से ये डोनाल्ड ट्रंप का 2.0 इनकी जो इस टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इसमें कहीं भी मुझे भारत का हित नहीं लगता। और हम वी हैव बीन बेंडिंग बैकवर्ड्स टू प्लीज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो जेडी वांस के बच्चों को यहाँ, और वो जिस तरीके से हम एलन मस्क उसके बच्चों को, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमने अपनी जो है अपनी साख खोई है इस पूरी की चीज के अंदर। नहीं, जैसे बट हम अपने हितों को, अपने इंटरेस्ट को क्यों ना साधें जब सारी दुनिया साध रही है? हम हाई मॉरल ग्राउंड, नैतिकता के घोड़े पर कब तक सवार रहेंगे? जहां हमें फायदा मिलेगा हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, वरना रोक देंगे, थाम देंगे। मैं संदीप जी ये बात बार बार कह रहा हूं कि ट्रंप को हमारी जरूरत ज्यादा है बनस्पत की, हमें यूएस की जरूरत है। उसको दो चीजें चाहिए, यहां पर चाइना को कौन कंटेन करेगा? यूएस के बिहाफ में हम क्वाड के मेंबर हैं, वो हमें पुश करता रहेगा, यू कंटेन चाइना। दूसरी चीज, उसको वाइन और विस्की से लेके और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट से लेके F-35 एंटी एयरक्राफ्ट सब कुछ उसको बेचना है हमारे को। ही लुक्स एट इंडिया एज अ वेरी बिग मार्केट फॉर डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस एक्सपोर्ट करने के लिए। तो किसको ज्यादा जरूरत है? हम तो अननेसेसरी, वही मैं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं हमें रीसेट करना चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी। रीसेट करना चाहिए या रीसेट हो गई है आशीष? जो हमारी फॉरेन पॉलिसी, उसके अंदर एक नॉन अलाइंड मूवमेंट का पुट है, उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन मानवीय पहलू पर तरजीह तवज्जो, क्या अब वो अध्याय खत्म हो गया? देखिए, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, ट्रिकी सिचुएशन है भारत के लिए। यहाँ पर भारत ने कुछ समय तक तो ज़रूर कोशिश की कि किसी तरह से न्यूट्रल टाइट रोप पर हम चलें, लेकिन अब जैसी स्थिति बनती जा रही है संदीप जी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप खुल करके बोल रहे हैं ईदर बाय फोर्स या फिर निगोशिएशन, और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फोर्स का इस्तेमाल वो कर लें। ऐसे में भारत के लिए निश्चित तौर पर बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। और आप बिल्कुल ठीक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कमज़ोर तो पड़ गई। हम पहले भांपने में कामयाब नहीं रहे कि ये किस दिशा में जा रहा है। नहीं, मुझे वहां तक समझ में आता है कि हम अमेरिका के साथ रहे, हम इजराइल के साथ भी रहे भाई, रक्षा सौदे हो रहे हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कृषि क्षेत्र में सहयोग हो रहा है। अगर वो पाकिस्तान को प्यारा ना बताएं, पाकिस्तान के साथ वो कदम ताल ना करें, पाकिस्तान का भीख का कटोरा भरते हुए नजर ना आए, देखिए ये बड़ा डेंजरस है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यहां पर हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से विफल रही है। यूएस प्रेसिडेंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला करके उनके साथ लंच करें, इससे ज्यादा करारी चोट हमारे कूटनीतिज्ञ क्या कर रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कि दे हैव बीन कॉट बाय सरप्राइज। उनको ये उम्मीद नहीं रही होगी कि जिस आसिम मुनीर, आप याद करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए ना, ये आसिम मुनीर, ये वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जो भरी सभा में ये सलाह दे रहे थे कि हिंदू और मुसलमान में फर्क होता है। टू नेशन थियरी 15 अप्रैल, एक हफ्ता पहले 22 अप्रैल के। बिल्कुल, और भारत ने सबूत दिए हैं सभी नेशंस को बुला करके, जिसमें अमेरिका शामिल है, कि किस और तरह से 100 आतंकी हमने मारे, वो मसूद अजहर के जो रिश्तेदार मारे, उनके जनाजे में फातिहा पढ़ते हुए पाकिस्तानी फौज के अफसर थे। जी हाँ, बिल्कुल। और वीडियोग्राफिक एविडेंस है वो। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपना हित देख रहे हैं और उन्हें भारत के हित से कोई लेना देना तो नहीं है। हमें कैसे रोक सकता है? ये जो बात अभी जनरल मोर कह रहे थे आशीष, हम भी 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनको ये बाजार भी चाहिए, हम उनकी बात क्यों मान लें? और अभी तो 9 जुलाई को वो 90 दिन का जो वेवर मिला है टैरिफ वॉर्स में, अभी वो कैसे अनफोल्ड करता है? काफी सारी कहानी क्या 9 तारीख को भी सामने आएगी? देखिए, ट्रेड तो इसके कोर में है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से वो बार बार ट्रेड की बात कर रहे हैं, ट्रेड की, अच्छा एक बात मैं भूल जाऊं, कहानी खुलेगी ना 9 तारीख को। बिल्कुल खुलेगी। और मुझे तो ये लगता है कि देखिए, एक बहुत छोटे से पहलू का आप भूलिए मत, जो एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्रिप्टो करेंसी का मामला। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना व्यक्तिगत बिजनेस फायदा भी डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के जो एक बेटा 2 दामाद हैं, जो उन्होंने क्रिप्टो एक कंपनी बनाई हुई है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ, उनका करार हो रहा है। अब आप सोचिए कि उस करार का अगर वो ध्यान रख रहे हैं, और तो व्यापारी है, व्यापारी पर हम बैंक क्यों कर रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा था कि वो शायद अपना बिजनेस हित भी देख रहे हैं, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, कम से कम इस लिहाज से हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी फेलियर है, और भारत को रिविजिट करना चाहिए अमेरिका को लेकर के। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप 2 इज फॉर मी डिफरेंट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप 1। मुझे लगता है इस एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हैं जो उनको ये समझा रहे हैं कि भारत के साथ स्टिक करना ज्यादा हित में नहीं होगा। ऐसे समय पर कम से कम जब इस तरह की ट्रिकी सिचुएशन है, और ना भूलें जो आप बात कर भी रहे थे, ये ईरान के लिए, ईरान को नापने के लिए, ईरान को साधने के लिए, ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी हो, आप सोचिए कि अगर मान लीजिए फुट पर कोई कार्रवाई करनी है तो वहां पर बेसिस चाहिए, वहां पर अमेरिका को पाकिस्तान अगर जमीन
देता है। 900 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान के बीच। आपको वहां स्पेस चाहिए, आपको वहां बेसिस चाहिए। किसी भी तरह का ऑपरेशन अगर वो ईरान के खिलाफ करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान को अपने साथ लेकर के चलना चाह रहे हैं। इस बनिस्बत की भारत को नाराज कर दो, मुझे लगता है ये भारत के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चोट है। हेमा हरि उपाध्याय हैं हमारी दर्शक, उज्जैन वासी हैं, दिबांग। वो कह रही हैं पाकिस्तान से निस्वार्थ प्यार नहीं है, इसके पीछे ट्रंप का एक बहुत बड़ा गेम है। ट्रंप का कुछ भी गेम रहे और उसका खुलासा तो हम कर रहे हैं, पर हमारा गेम प्लान तो हमें पता होना चाहिए ना। पता है हमें हमारा गेम प्लान। दिबांग, आपके ऑडियो में बहुत दिक्कत आ रही है, ऑडियो बिल्कुल नहीं आ रहा है। अभी उसको दुरुस्त कराते हैं इस सवाल का, अगर आप जवाब दें इतने। आशीष, देखिए, मैं तो जो मैं पहले कह रहा था मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा संदीप जी कि ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत ये समझने में गलती कर गया। भारत जिस तरह की नीति पर अमेरिका के साथ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आगे बढ़ रहा था, जो उम्मीद थी उसको कि अमेरिका सामने आएगा। नरेंद्र बाटविया है हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं जो आप बात कह रहे थे इसलिए मैंने बीच में आपको रोका। पुराने दोस्त रूस को छोड़कर अमेरिका के साथ जाकर हम ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे। देखिए, भारत तो स्ट्रैटेजिक रिलेशन के मुताबिक जा रहा था ना। भारत को तो ये उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपना वो कमिटमेंट निभाएंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं, जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, मैं टूर किया था उस विजिट में अमेरिका, तब आपको याद है स्ट्रैटेजिक रिलेशन पर जब इस रिश्ते को बढ़ाया गया था तो ये तक कहा गया था कि डी कंपनी के खिलाफ अमेरिका काम करेगी। जब उस देश के साथ आप स्ट्रैटेजिक रिश्तों में इतने आगे बढ़ गए हैं तो ये तो चीट कर रहे हैं ना। मुझे लगता है ये डिप्लोमेटिक धोखेबाजी है। डिप्लोमेटिक धोखेबाजी, आप कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं दिबांग। कहां खड़े पाते हैं? मैं गेम प्लान की बात आपसे पूछ रहा था। अमेरिका की क्या गेम प्लान है, पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, अभी उसको छोड़ देते हैं। हमारी गेम प्लान हमें पता है क्या? देखिए, हमारी गेम प्लान में हम उलझ इसलिए जाते हैं क्योंकि हम कन्वेंशनल तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट कर रहे हैं, जबकि ट्रंप किसी रूल्स रेगुलेशन को मानते नहीं है। उनका सबसे पहले होता है निजी स्वार्थ। आप देखिए, क्रिप्टो की बात हो रही है, क्रिप्टो की जो करेंसी वाली एक कंपनी है जो उनके परिवार वालों की है। इसके साथ साथ जिसका उल्लेख नहीं हुआ, रेयर अर्थ की एक कंपनी है जो पाकिस्तान सप्लाई करना चाहता है उनको। ये दो उनकी निजी कंपनियां हैं। लगातार आप देखिए, पिछले 10 साल में दर्जनों बार डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि उनको नोबेल प्राइज पीस का मिलना चाहिए। अगर 2024 का उनका कैंपेन देखें तो आखिर में उन्होंने कहा कि ओबामा को मिल गया, जबकि ओबामा ने कुछ नहीं किया। ओबामा को अपने कार्यकाल के पहले 9 महीने में ही मिल गया था। तो ये लगातार बात उनको सालती है। वो ये समझते हैं कि वो इसके बड़े हकदार हैं। ट्रंप इस समय उस जगह हैं जहां उनको उनके परिवार से आगे उनको कुछ दिखता नहीं है। उन्होंने जो नई कोशिश की इस बार कि वो एक शांति पुरुष के रूप में आएंगे। नोबेल प्राइज उनके जो सलाहकार हैं जॉन बोल्टन बार बार बोल चुके हैं कि उनकी बड़ी इच्छा है कि उनको नोबेल प्राइज मिले। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा किनारे रखते हैं। दिबांग, संभावना बढ़ जाती है। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं। हमारे कई दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, भाई इजराइल न्यूक्लियर हथियार रख सकता है, परमाणु हथियार, ईरान को नहीं रखने देगा। ये कौन सा इंसाफ हो रहा है? यहां पर हमारी विदेश नीति कहां खड़ी होती? भाई, हम ईरान के साथ तो नहीं दिख रहे, हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल परमाणु हथियार उसके पास हैं, उसने एनपीटी साइन नहीं कर रखी, वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों की धज्जियां उड़ा रहा है। या तो हम तटस्थ हो जाएं कि ना हम इजराइल के साथ ना हम ईरान के साथ। एससीओ में हम अलग हो जाते हैं जब ईरान पर हमले की निंदा की जाती है। G7 के मामले में हम अलग नहीं हटते हैं। ये थोड़ा सा विरोधाभासी हो रहा है ना काम। देखिए, ईरान से ज्यादा हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इजराइल से है। वहां हमारे अंदर बहुत क्लैरिटी है। इजराइल से, अगर आपको याद हो, पिछली बार जो पाकिस्तान से भी हमला हुआ, जो ये युद्ध चला, अगर आप युद्ध माने उसको, तो उसमें इजराइल ने हमारी मदद की। इजराइल लगातार हमें पैसे लिए ना, ये तो डील होती है। अगर वो हथियार भेज रहे हैं, देखिए एक मिनट दिबांग, आर्म्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज। अमेरिका में तो सबसे बड़ा कारोबार वो करते हैं। कोई एहसान कर रहे हैं, हम पैसे देते हैं ना, मुफ्त में दे देता है कोई हथियार। वो पाकिस्तान को बेचते हैं, हमें बेचते हैं। पाकिस्तान को मना करता है इजराइल हथियार देने से।
अगर आप प्रेजेंट रजीम को देखें, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को देखें, तो उनकी बड़ी खास बनती है बेंजामिन नेतन्याहू से। बीच पर दोनों नंगे पांव घूमे हैं, एक दोस्ती है दोनों की, इसलिए हम लोग इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इजराइल हमारी मदद करता है। इजराइल की जिस तरह की पॉलिसी है वो हमारी पॉलिसी जो मौजूदा सरकार की है उससे मैच करती है, मेल खाती है, इसलिए हम लोग इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरी बात आप देखिए, ईरान के तार कहां जुड़ते हैं? ईरान के तार जुड़ते हैं रूस से, रूस के तार जुड़ते हैं चीन से, चीन के तार जुड़ते हैं नॉर्थ कोरिया से। ये एक देश है, इनमें हम फिट नहीं बैठेंगे। हम जहां चीन है वहां हम कैसे बैठ सकते हैं? इसलिए हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल के साथ हम लगातार बने हुए हैं। इजराइल जो कर रहा है गुंडागर्दी कर रहा है। वहां एक ही देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, वो एक ऐसे देश के साथ जिसने दुनिया में 2 बार परमाणु हथियार चलाए 2 शहरों पर, वो ये दोनों मिलकर तय कर रहे हैं कि किसके पास परमाणु हथियार होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ अमेरिका और मैं पर इजराइल की बात कर रहा हूं। क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर तो अगर मुंबई ये- खड़ा है कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, परमाणु रंग ले सकती है ये जंग, पर इसमें अग्नि परीक्षा हो रही है हमारी विदेश नीति की भी। अलग अलग तर्क हैं, इजराइल के साथ क्यों जाएं, ईरान के साथ क्यों ना जाएं, पर अमेरिका को पाकिस्तान से प्यार भी होता रहे और हमारे साथ भी वो कदमताल करे, तो ऐसे में हम तटस्थ रहें या जो विश्व गुरु बनने का हमारा संकल्प है और चौथी जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन रहे हैं, वो ताकत भी तो दिखानी होगी। क्या वक्त आ गया है? सोचिए इस बारे में। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।